जो है बाबा साहब लिख रहे हैं, और बहुत ही कटु शब्दों में उन्होंने पर्दा प्रथा की आलोचना की है। अच्छा, पहले मैं ये टिप्पणी दे दूं कि देखिए, उन्होंने कहा कि नौकर जी उसकी उपस्थिति में नहीं काम कर सकते, फलाना ढिमका। ये कोई भी बात पसमानदा समाज पे लागू ही नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही पहली बात यही कहना चाहता था। हमारी औरतें, मैं अपनी फूफियों की बात करता हूँ, वो खेतों में जाके काम करती हैं, ठीक है। जो पूरा कल्चर जो मेरा है, वो काम करने, वो काम नहीं करेगी तो काम चलेगा कैसे, ये बताइए। चलेगा। एक चुड़हारी हलाल खोर कि वो औरत वो साथ साथ काम करती है, बिल्कुल। इसीलिए जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती, बिल्कुल, धोबी समाज के लोग जो जुड़े हैं आंदोलन से जुड़े, वो बताते हैं कि भाई मजबूरी थी कि एक प्रेस करेगा, एक धोएगा, यही होता है ना। हाँ। एक कपड़ा लेने जाएगा, घरों के अंदर प्रवेश करने के लिए औरतें जाती थी, पुरुषों को नहीं जाने देते थे, लेकिन औरतें जो है अंतर कपड़े लेने के लिए, जो अंदर कपड़े पहनने होते हैं औरतों के, उसको भी लेने अगर जाती थी तो चली जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि बात तो उनकी सारी पर्दा पे हो रही है, लेकिन इसको हम पसमानदा समाज पे लागू कैसे करें वो? हाँ, इसीलिए जो बाबा अम्बेडकर अगर मुसलमान बोलते हैं तो उसको पढ़ना चाहिए सवर्ण मुसलमान, तब उनकी बातें सही है। अन्यथा मुसलमान का अर्थ अगर आप पसमानदा भी लेते हैं तो उनकी सारी बातें गलत है, क्योंकि व्यवहार में यही होता है कि जो श्रमशील वर्ग का मुस्लिम है उसकी औरतों भी साथ साथ काम करती है। मैं वो किसी किताबी बात की नहीं बात करता। सिवान में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, और उसमें अंसारी समुदाय और बाकी समुदाय, सब खेत में मैंने मुसलमान औरतों को काम करते देखा है। और हमारे गांव में जो चूड़ी बेचने चूड़हारी आती थी मुसलमान, वो तो कोई पर्दा नहीं करती थी, घर घर जाती थी, चूड़ी बेचती थी, सारे मर्दों को चूड़ी बेचती थी, अपने पत्नियों के लिए मर्द भी बोलते थे कि हमरा मेहरारू खाती एक तो चूड़ी दे दा, तो मर्दों से भी बात करते थे। बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज मैं और जोड़ रहा हूँ, ये जब नकाब, और जहां तक बात है कि पर्दा प्रथा हिंदुओं सवर्णों में भी इतनी ही ज्यादा है, इसको सिर्फ इस्लाम को बदला। हिंदुओं में क्या पर्दा प्रथा नहीं है, घूंघट नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल बोले भी रहे। इसलिए बात जो है ना, बड़ी जात छोटी जात से। जी, मैं पढ़ देता हूँ। ऐसा नहीं कि पर्दा और ऐसी अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं है, परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार और पर मान्यता दी गई है, जबकि हिंदुओं में ऐसी स्थिति नहीं है। मतलब ये बात बाबा साहब बहुत सोच समझ के सारी बातें लिख रहे हैं। हाँ, सोच समझ के लिखते हैं, यही तो उनकी विशेषता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैं बात दोबारा पे आ जाऊं। अभी जैसे पर्दा प्रथा के समर्थन में पूरी रैलियां निकाल दी गई कर्नाटक वाले, जो हम हैं, और पर्दा इज अवर प्राइड और पता नहीं क्या कि हिजाब जरूरी है। और फिर उसके बाद उसके पक्ष में आप फेसबुक पर देखिए, एक जो है मैं आपको बताऊं, याद नहीं आ रहा किसने, कोई मौलवी था, मुफ्ती था, उसने एक जो है चॉकलेट एक रखी थी, बंद चॉकलेट, और एक खुली चॉकलेट। खुली चॉकलेट पे जो चीटियां आ गई थी, तो कहा कि देखो इसी तरीके से होती है। अरे तो, और भाई मैं अपनी बताऊं, हम लोग मऊ में ट्रोल हुए थे अपने शहर में, एक शाम तालीम के नाम प्रोग्राम करवाया था, तो उसमें भी इसी मुद्दे पर हम लोग नहीं समर्थन कर रहे थे पर्दा। इतना ट्रोल किया गया हम लोगों को, पता नहीं क्या क्या बोल के कि खुली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, कोई भी लूट के चला जाएगा, फलाना ढिमका। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरीके से पसमानदा ये दे रहे थे, तो पसमानदा क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनका भी तो अशरफीकरण हुआ है, उनको भी तो अच्छा मुसलमान बनना है, ठीक है। उनको अच्छा, जिसको कार्ल मार्क्स बोलता है कि आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास इज द रूलिंग आइडिया। जो रूलिंग क्लास का आइडिया होता है वही रूल्ड भी अपनाता है, आइडिया भी रूल करता है, न सिर्फ रूलिंग क्लास रूल, उसका आइडिया भी रूल करता है आपके ऊपर, आपका दिमाग उसकी खोलनी होती है। जी, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि पर्दा प्रथा फिर हम बाबा साहब, और ये तो बहुत, औरतों को तिजोरी बोलना उनका सबसे बड़ा अपमान है। दे आर ह्यूमन बीइंग, वो भी इंसान है, कोई वो तिजोरी और वस्तु नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसका वस्तुकरण कर रहे हैं कि वो जो है एक वस्तु की तरह है। हाँ। तो अच्छा, इसके ऊपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा बता दूं, मैं इसके ऊपर जावेद अहमद गामदी से बड़ा सहमत हूँ कि वो इस्लामिक व्याख्या की, कोई सहमत हो ना सहमत हो, जो इस्लाम को मानता है वो तो कम से कम चाहेगा कि इस्लामी आधार मुझे मिले। तो वो जावेद अहमद गांधी साहब इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं कि पर्दा का सिस्टम एक विशेष परिस्थिति में आया था, और नबी के घर की औरतों के लिए आया था, क्योंकि उन पर लानतें जो है लगाई जा रही थी, कि तोहमतें लगाई जा रही थी कि तो उससे बचने के लिए ये हुआ। और पहले सूरा अज़ाब शायद है, या सही से याद नहीं है, उसमें कहा गया कि तुमको जो है अपने घर की औरतों से बोल दो कि कुछ विशेष इनके ऊपर और रिस्ट्रिक्शन आने वाला है, वो चाह रही कि नहीं चाह रही। और इसके ऊपर जो है इसने शायद
असल में याद नहीं आ रहा नाम किसने वो बोला, उन्होंने बोला कि उनके घर की नौकरानियां जो दासियां थी उनके ऊपर पर्दा नहीं था, जो उनकी अपनी बीवियां या ये थी घर की, और उनको हम उम्मत की माँ बोलती हैं, उन माओं के ऊपर पर्दा था। तो बाद के काल में क्या हुआ, ये बोला गया क्योंकि उन्होंने ये किया और ये अफजल तरीका था तो इसको भी हम लागू करते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक बात है, आप इस्लाम की हिस्ट्री या किसी भी पर्दे का जो इतिहास है ये जाति के बारे में है और वर्ग के बारे में है, और ये फेमिनिज्म ने बहुत बुरा किया। ये पर्दा प्रथा को समझने में इतना कंफ्यूजन वगैरह इसलिए है ना कि पर्दा को हम लोग औरतों पे रोक टोक के रूप में लेते हैं। पर्दा औरतों के बारे में है ही नहीं, औरतों पे रोक टोक के बारे में है ही नहीं। ये नीची जाति के गरीब आदमी या छोटी जाति के मर्द पे रोक के बारे में, कि बड़ी जाति के औरत के प्रति तुम्हारा अधिकार नहीं, उसको तुम देख नहीं सकते हो, उससे शादी नहीं, तो वो पर्दे में रखी जाती है। इसलिए पूरा रोक लगाया गया, वो बड़ी जाति की औरत पे नहीं लगाया गया। बड़ी जाति की औरत बोलती है फेमिनिज्म वगैरह, लेकिन ये सही में देखा जाए तो किसके प्रति अत्याचार है? छोटी जाति का जो पुरुष है। जैसे एक वहां कुरैश, तो कुरैश की औरत को नीचे जो है ब्लैक नहीं देख पाए निग्रो या वहां का गरीब आदमी, तो इसके लिए पर्दा प्रथा का आविष्कार हुआ। और यही इसका इसेंस है पर्दे प्रथा का, कि ये जितने जो बात चलता है, इसलिए देखिएगा कि छोटी जातियों के में पर्दा प्रथा नहीं है, और छोटी जातियों को जो आदमी पर्दा प्रथा का समर्थक है, क्या अकबर इलाहाबादी ने, क्या नाम है उसका, है ना, वो छोटी जात में बेपर्दा चाहता है। इसलिए पर्दा इतना सिंपल मामला नहीं है, ये औरतों का मामला ही नहीं है। ये छोटी जाति का जो पुरुष है बड़ी जाति की औरत को न देख पाए, एकमात्र इसका यही असली यही बात है कि उसको ढक के रखो कि हम लोग न देख पाए। ये जो अंसारी जुलाहा कोई बड़ी सैयद को देख न ले भाई, उसको ढक के रखना है, उसको माल के रूप में देखा जाता है, उसको लूट न ले। इसलिए जो लूटने वाली बात जो कर रहा है ना, तो वो लुटेरा जिससे डर है। और ये क्यों जन्म लेता है इस तरह का डर, इसके बारे में फ्रांज फैनन ने मैकेनियन डायक्टोमी इसको बोला है। ये क्या होता है कि जो पुरुष बड़ा डरा होता है शासक वर्ग का, जब वहां पर अल्जीरिया में फ्रेंच का शासन है तो वो बहुत ही ब्लैक लोगों का पुरुष टाइप का हमारी औरतों को लूट लेगा। इसीलिए तमाम आप साहित्य पढ़िएगा सवर्ण वर्ग का या रूलिंग क्लास का, उसमें जो नीचा आदमी होता है प्रेस, उसके पुरुष को बड़ा भयानक सेक्सी रेपिस्ट टाइप का चित्रित किया जाता है। अब देखिएगा वो बड़ा रेपिस्ट और बड़ा खतरा होता है उससे, जैसे जुलाहा मर्द से पूरा खतरा सैयद स्त्री को रहेगा। ऐसा उपन्यास कुठाव वगैरह अब्दुल बिस्मिल्लाह लिखते हैं। आप इसको पढ़िए और ध्यान से देखिएगा तो इस बात को पाइएगा। आपसे ये कह रहा हूँ कि विक्टोरियन एज में जो औरतों का ड्रेस बनाया गया वो भी एक तरीके से पर्दा प्रथा वाला टाइप का ही है, पूरा ढकी रहती है, बिल्कुल है ना। और वो वही एज था जिस दौरान जो ब्लैक कॉलोनीज बन रही थी। बिल्कुल आपको आपकी बात को ही जोड़ रहा हूँ मैं, हाँ, कि वहां पे रहना था, जैसे भारत में आके रहना था, उनको अफ्रीकी देशों में कहीं जाके रहना था। और मैं बता रहा हूँ उसी जिस युग में ये अपनी औरतों के लिए बोल रहे थे विक्टोरियन ड्रेस होना चाहिए, ठीक उसी समय में फ्रेंच गवर्नमेंट ने फरमान जारी किया कि कोई भी ब्लैक औरत घुटने से नीचे कपड़ा नहीं पहन सकती है, उसको घुटने से ऊपर पहनना है। तब देखिए कितना विपरीत, अपने औरतों के लिए अलग। ये दस्तावेज आपको मिल जाएगा, फ्रेंच कॉलोनी का इतिहास अल्जीरिया में। या ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बोली कि कोई भी ब्लैक औरत एकदम चड्ढी टाइप की पहनेगी, पूरा ड्रेस नहीं पहन सकती। या केरला में कोई औरत को ड्रेस छाती के ऊपर नहीं, लेकिन अपनी औरत। इसलिए जब तक इस अंतर को नहीं देखिएगा तब तक पर्दा प्रथा का रहस्य, इस्लाम और सब फालतू मामला और हम लोग को गुमराह करने वाले मामला ये है बिल्कुल तरह। ये हम लोगों को पसमानदा और मर्दों के नजरों को बंद करने के ताला लगाने, ये पर्दा और कुछ नहीं, पसमानदा मर्द के आंखों पे एक ताला लगाने का कोशिश है, और कि न देख पाए उनकी औरतों को और हमसे डरते हैं। पर्दा की एकदम अलग ही व्याख्या आप कर रहे हैं। खैर इस पे कभी हो सकता कमेंट आए आपकी बात सुन के बात करें। अच्छा, बहुत देर हो गई, 1 घंटा 17 मिनट हो गया। और हीरोन में साहब आपके सवाल का जवाब दिया जा चुका है, आप वीडियो पीछे जाके देख लीजिएगा, आपके सवाल का जवाब दिया जा चुका है। तो ठीक है, और कोई सवाल आया नहीं। और ये सत्य के दर्शन ये बोल रहे हैं कि आपको अपने चैनल को बुलाना चाह रहे हैं, तो अगर आप जाना चाहें तो आप जो है संपर्क करिएगा, आप मेल करिएगा, मैं आपको फाकिर भाई का मेल एड्रेस दे दूंगा, आप बात कर लीजिए फाकिर भाई से। और कुछ और कोई मैसेज देख लूं।
अच्छा, ठीक है फाकिर भाई, चलिए लेट अस कॉल इट अ डे, ए नाइट रेदर। अच्छा, तो अब जो है थर्ड पार्ट बनाएंगे इसका। मुझे लगता है थर्ड के बाद फोर्थ भी बनेगा। तो अभी 1-2 एपिसोड और होगा इसका, अलग से इसका प्लेलिस्ट में डाल देंगे 4 एपिसोड। बाबा साहब इतनी आसान चीज नहीं है, उनको समझने के लिए आप देखिए, उन्होंने तुरंत लिखा कि दूसरों में भी तो बहुत सटीक रहने का, ईमानदार रहने का, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी में बाबा साहब का कोई सानी हिंदुस्तान में एटलीस्ट नहीं है। वो उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मणों में कोई वोल्टेयर क्यों नहीं जन्म लेता है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि दलितों में जरूर वोल्टेयर ने जन्म लिया, और वो वोल्टेयर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और उनको मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। जी जी बिल्कुल, ठीक है फाकिर भाई, फिर मिलते हैं। अगर संडे को आप फ्री रहे संडे को कर लिया जाएगा। जय हिंद, जय पसमानदा।